सुप्रभात मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज पाल आज फिर आप लोगों को कल तक जहां तक हुआ था प्रकरण उसके ठीक आगे से शुरू करने जा रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे उसमें से कुछ भेद रह गए थे। तो आइए उन सबको पढ़ने के बाद भी आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक कल हम लोग पहुँचे थे। कल हम लोगों ने उसके 6 प्रकारों को पढ़ लिया था, अर्थात प्रकंपित वर्ण तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज उसके 7वें प्रकार जिसका नाम है पार्श्विक व्यंजन। क्या नाम है? पार्श्विक व्यंजन। आज हम सब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा कि कल बताया गया था कि पार्श्विक व्यंजन अर्थात पार्श्विक में एक शब्द जुड़ा है पार्श्व। क्या? पार्श्व शब्द जुड़ा है। पार्श्व का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? पार्श्व का अर्थ होता है पास। क्या होता है? पास। यहाँ पास से तात्पर्य है निकट या समीप या कह लीजिए आसपास, यानी कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारी जिह्वा मसूड़ों को छूती है और वायु का वेग उसके आसपास से होकर बाहर निकल जाता है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन। फिर से समझ लीजिए कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारी जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करती है और स्पर्श करने के बाद हवा का जो वेग होता है जो बाहर की तरफ आता है वह जिह्वा के आसपास से होकर निकल जाता है। ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक वर्ण। तो आइए परिभाषा देखते हैं हम लोग। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करती हो, जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करती हो, जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करती हो और हवा का वेग उसके आसपास से होकर बाहर निकल जाती है, पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए परिभाषा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है और उसके वेग से, यानी कि हवा का जो वेग होता है वह जिह्वा के आसपास से होकर बाहर की तरफ निकलता है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और बताया गया था कि पार्श्विक व्यंजन में कौन कौन वर्ण आते हैं। तो देखिए, जैसे पार्श्विक व्यंजन में सिर्फ एक ही वर्ण आता है और वह वर्ण कौन सा है? वह वर्ण है ल। कौन सा वर्ण है? ल। अब जैसे ल वर्ण का उच्चारण करके देखिए, जैसे आप बोलेंगे ल, ल जब बोलते हैं हमारी जिह्वा
जब मसूड़े के पास स्पर्श करती है तो देखते हैं हम हवा का जो वेग होता है वो हमारे जिह्वा के दोनों तरफ से अर्थात आसपास से बाहर की तरफ आती है, जिससे इसका स्पष्ट उच्चारण हो पाता है। अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ल वर्ण जो है वह पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत। तो यहां तक हुआ क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मसूड़ों को जिह्वा स्पर्श करती है और उसके आसपास से हवा का वेग होकर बाहर निकल आता है, तो ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक व्यंजन। इसके अंतर्गत एक ही वर्ण आता है, वह वर्ण कौन सा होता है? ल। तो यहां तक आया। आइए देखते हैं अगला प्रकार हम लोगों का है संघर्षहीन व्यंजन। क्या है? संघर्षहीन व्यंजन। यह व्यंजनों के वर्गीकरण में 8वां और सबसे अंतिम प्रकार है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संघर्षहीन अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में या बोलने में हमें तनिक भी यानी कि हमारे उच्चारण अवयवों को जरा सा भी संघर्ष न करना पड़े, वह वर्ण क्या कहलाते हैं? संघर्षहीन व्यंजन। ऐसे वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? संघर्षहीन व्यंजन के अंतर्गत। तो संघर्षहीन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट, हीन मतलब बिना अर्थात अथवा, संघर्ष मतलब संघर्ष के। जिन वर्णों का उच्चारण संघर्ष के बिना किया जाए वह संघर्षहीन व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं यह भी बताया गया था। केवल 2 ही वर्ण आते हैं, वह कौन कौन से थे? य और व। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा को। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में जिह्वा को संघर्ष न करना पड़े, संघर्ष न करना पड़े, संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारी जिह्वा को संघर्ष न करना पड़े अर्थात बड़ी सरलता से उसका उच्चारण हो जाए, वह संघर्षहीन व्यंजन के अंतर्गत आता है या उसे संघर्षहीन वर्ण भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 2 ही वर्ण आते हैं, वह कौन सा होता है? य और व। ये जो 2 वर्ण हैं यह संघर्षहीन व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और आप लोग देखेंगे कि इसका उच्चारण करिए जैसे य और व, मतलब इतनी सरलता से इसका उच्चारण हो जा रहा है कि हमें लग ही नहीं रहा है कि हमारी जिह्वा कहीं पर भी संघर्ष कर रही है। तो इन वर्णों का इतनी सरलता से उच्चारण होने के कारण, जिस प्रकार से स्वर का उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो जाता था, उसी प्रकार से मान लीजिए इनका भी उच्चारण ठीक उसी प्रकार से हो रहा है। तो इनका भी उच्चारण सरलता के कारण होने की वजह से इनको भी अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अर्ध स्वर के नाम से। तो आइए विशेष में देख लेते हैं। विशेष में देख लेते हैं हम लोग। विशेष में नोट करिए, इनका उच्चारण सरलता से होने के कारण, होने के कारण इन्हें
अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इनका उच्चारण सरलता से होने के कारण, अर्थात एक हिसाब से कह लीजिए कि स्वर की भांति होने के कारण इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। तो आइए यहाँ तक हुआ हमारा व्यंजन का वर्गीकरण। तो अब व्यंजन का वर्गीकरण जो कि उसके 8 भेद बताए गए थे वह हो गया है। अब आइए देखते हैं हम लोग आगे। आइए अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए अभी व्यंजन का जो वर्गीकरण देखे, अब व्यंजन के वर्गीकरण के बाद हम लोग देखते हैं कि और भी इन वर्णों का, अर्थात स्वर वर्णों का किस प्रकार से और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण, यानी कि ये जो वर्ण हैं इनको किस प्रकार से अलगाव किया गया है या किस प्रकार से इनका भेद किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण, यानी जो हमारे स्वर तंत्रियां हैं उनमें किस प्रकार से कंपन होने पर वर्ण बाहर निकलते हैं या उच्चारण बाहर निकलता है। तो हम देखते हैं इसके भी कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद। कितने भेद? 2 भेद। और ये जो 2 भेद बताए गए हैं, इन 2 भेदों में आपका पहला है अघोष। क्या है? अघोष। तो आइए सबसे पहले हम अघोष को समझ लेते हैं। दूसरा प्रकार है आपका सघोष। अघोष और सघोष। सघोष को घोष या सघोष दोनों कहते हैं और इसको अघोष। तो एक चीज हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वह क्या है? घोष। अर्थात घोष इसमें भी है, या कह लीजिए कि ये और ये, अर्थात घोष दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग घोष को समझ लेते हैं कि घोष होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं घोष। घोष का जो अर्थ होता है वह होता है गूंज, नाद या कंपन, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में गूंज, नाद, कंपन उत्पन्न होता है या जिन वर्णों को बोलने में गूंज, नाद, कंपन नहीं होता है, ऐसे वर्णों को अघोष और सघोष के अंतर्गत रखा गया है। तो जैसे ये घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद, कंपन, और उसमें अ लग गया अघोष। अ का मतलब होता है नहीं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में गूंज, नाद, कंपन आदि न हो उसे अघोष के अंतर्गत रखेंगे, और जिन वर्णों का उच्चारण करने में गूंज, नाद या कंपन उत्पन्न हो या गूंज, नाद या कंपन हो उसे क्या कहते हैं? घोष या सघोष वर्ण। आया समझ में? आइए देखते हैं कि अघोष और सघोष वर्ण किस प्रकार से और कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अघोष को। किसको देखते हैं? अघोष को। अभी अभी बताया गया कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन न उत्पन्न हो या न हो उसे अघोष के अंतर्गत रखते हैं, और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं उसके बारे में भी बताया जा रहा है। देखिए अघोष के अंतर्गत आपके प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण आता है और उसके साथ तीनों स भी आता है। फिर से देख लीजिए, अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग, जैसे एक क वर्ग होगा, एक च वर्ग होगा, एक ट वर्ग होगा और एक त वर्ग होगा और 5वां प वर्ग होगा। यानी इन सब वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, तो क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? क और ख। और च वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन होगा?
च और छ। ठीक इसी प्रकार से ट वर्ग का ट, ठ, त वर्ग का त, थ, फिर प वर्ग का प और फ। यानी कि प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को अघोष के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए ये कुल कितने वर्ण हो गए, आपके यहाँ तक हो गए 10 वर्ण। कितने वर्ण हो गए? 10। 5 यहाँ से जोड़ लीजिए, 5 यहाँ से, 10 हो गए। और इसी में तीनों स भी आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तीनों स भी। ये तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। कौन कौन से आते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। इन 3 वर्णों को भी जोड़ लेंगे तो इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। यानी कि अघोष वर्ण के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 13। और वो वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके सामने लिखा गया है। तो आइए परिभाषा इसकी देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में, वर्णों के उच्चारण करने में गूंज, नाद या कंपन, गूंज, नाद या कंपन न हो, गूंज, नाद या कंपन न हो, ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन न उत्पन्न हो, ऐसे वर्णों के उच्चारण को या ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं? अघोष। अघोष वर्ण के अंतर्गत अभी आपको बताया गया कौन कौन से आते हैं। जैसे में लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि वर्ग 5 होते हैं और एक वर्ग से 2 वर्णों को लेना है। तो 2 वर्णों के लेंगे तो 5 वर्गों के 2-2 वर्ण अर्थात 10 और 3 ये, यानी कि टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 13 वर्ण। कितने हो जाएंगे? 13 वर्ण। 13 वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष के अंतर्गत। अघोष को एक बार फिर से समझ लीजिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन न उत्पन्न हो, अर्थात जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, जैसे उच्चारण करके देखिए क, फिर ख से बोलने पर गूंज उत्पन्न नहीं हो रही है, लेकिन वहीं अगर ग बोलेंगे तो क ख की अपेक्षा ग पर अधिक गुंजन हो रहा है, यानी कि गूंज उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इन 2 वर्णों को, अर्थात वर्ग के प्रथम 2 वर्णों को, सभी वर्गों के प्रथम 2 वर्णों को अघोष के अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए अब देखते हैं अगला, घोष या सघोष। दूसरा क्या है?
घोष या सघोष। अर्थात अभी तक आपने देखा कि जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होता था वह अघोष वर्ण के अंतर्गत आते थे। तो ठीक उसका जस्ट उल्टा ये हो जाएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन होता हो या उत्पन्न होता हो उसको क्या कहते हैं? घोष या सघोष वर्ण। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में गूंज, नाद या कंपन, गूंज, नाद या कंपन हो वे घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखिए अभी आपने अघोष में देखा कि अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते थे? वर्गीय व्यंजन, अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम के 2 वर्ण आते थे। इसमें क्या होगा कि अभी जो वर्ण बचे हैं वह वर्ण आएगा और वर्गीय व्यंजन के अलावा भी जो वर्ण बचते हैं और सभी स्वर वर्ण इसमें आएंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें जैसे लिख देंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व और ह, य, र, ल, व और ह एवं सभी स्वर, देखिए परिभाषा फिर से समझिए कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में गूंज, नाद या कंपन उत्पन्न हो या कंपन हो वे घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व और ह और सभी स्वर। तो आइए गिन लेते हैं इसमें से कितने वर्ण होंगे। अगर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा यानी कि एक वर्ग से 3 वर्ण आते हैं तो 5 वर्ग है, तो 5 वर्गों से 3 वर्ण अर्थात 15 वर्ण वो हो जाएंगे और 5 वर्ण आपके यहाँ से हो जाएंगे य, र, ल, व, ह, 5 वर्ण, ये 15 और 5 20। इसके बाद सभी स्वर, आप लोग जानते हैं स्वर की संख्या कितनी है? 11, अर्थात 20 यहाँ तक हुआ तो सभी स्वर जोड़ देंगे, 20 और 11 कितना हो जाएगा? 31। 31 वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष के अंतर्गत आते हैं और 13 किसके अंतर्गत आते थे? अघोष के। आप लोग देखें कि वर्णमाला में संख्या पढ़े हैं वर्णों की 44, तो 31 ये जो हो गया ये सघोष के अंतर्गत हो गया और 13 आपका अघोष के अंतर्गत। तो वर्णों की संख्या कितनी आ गई? एग्जैक्ट 44।
तो आइए देखते हैं, इन वर्णों को एक बार लिख कर देख लेते हैं। जैसे में आइए सभी वर्णों को लिख लेते हैं एक बार। इसमें बताया गया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो हम लोग देखते हैं, क वर्ग का पहले तीनों वर्ण लेते हैं। आपका कौन सा आ जाएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो ग, घ और अंग, ये क वर्ग से हो गया। च वर्ग से देखते हैं, ज, झ, इय। इसके बाद ट वर्ग से देखते हैं, टी, तीन वर्ण, यानी कि दो को छोड़ के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण देखते हैं। तो तीसरा आपका हो जाएगा ड, फिर ढ, फिर अड़। इसी प्रकार से त वर्ण के तीन वर्ण, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, तो हो जाएगा द, ध और न। फिर इसी प्रकार से प वर्ग के, इसमें आ जाएगा आपका ब, भ, म। तो ये कितने वर्ण हो गए? 15 वर्ण हो गए। यानी कि अगर हम इनका टोटल कर दें तो ये हमारा 15 वर्ण हो जाता है। और इसके बाद और कौन कौन से वर्ण थे? य, र, ल, व और ह, 5 वर्ण ये हो गए। और सभी स्वर थे, क्या थे? सभी स्वर। तो सभी स्वर में हम लोग लिख के देख लेते हैं, अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर हो गए। यानी कि 15 यहाँ, 5 यहाँ, 15 + 5 + 11 कितना हो जाएगा? 31। यानी कि घोष या सघोष वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 31 वर्ण। और वह वर्ण कौन कौन से हैं आपके सामने लिखा गया है। तो यहाँ तक आया समझ में? आइए अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं तो देखते हैं, प्राण वायु और श्वास के आधार पर वर्ण। यानी कि जिन वर्णों को प्राण वायु या श्वास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है या बोला जाता है, वह किस प्रकार से होते हैं और कितने भेद में हैं। तो सबसे पहले हम प्राण वायु को समझ लेते हैं। प्राण वायु अर्थात हमारे शरीर में जो प्राण होता है वह क्या होता है? वायु ही होती है। वायु का तात्पर्य श्वास से है। यानी कि हमारे शरीर से अगर श्वास बंद हो जाती है तो हम मृत समझ लिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिन वर्णों के उच्चारण में ये प्राण वायु नहीं होते हैं, उन वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से और जिनमें होते हैं उसको किस प्रकार से किया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। इसके भी कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद बताए गए हैं। और उन 2 भेदों में आपका पहला कौन सा आता है? अल्प प्राण। अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख से कम मात्रा में या मुख विवर से, मुख के भीतरी भाग से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वह कौन से होते हैं? अल्प प्राण। और जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक मात्रा में वायु बाहर आती है, वह कौन से होते हैं? महाप्राण। कौन से होते हैं? महाप्राण। तो आइए इन सबको एक एक करके अलग समझते हैं। आइए समझते हैं अलग। देखिए, पहला इसमें हम लोग समझते हैं अल्प प्राण।
परिभाषा इसकी देख लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख विवर से, मुख विवर से, यहाँ मुख विवर का मतलब मुख के भीतरी भाग से है। मुख विवर से कम मात्रा में, कम मात्रा में वायु बाहर आए, वायु बाहर आए, अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखिए अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, इसमें देखिए प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और इसके बाद य, र, ल, व और सभी स्वर। कौन से? प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और य, र, ल, व और इसके अंतर्गत सभी स्वर भी आते हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार से, पहले समझ लेते हैं कि इसकी संख्या कुल 30 होती है। तो आइए देखते हैं, अगर हम पहले वर्ग का 3 वर्ण लेते हैं, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, क ले लेंगे, ग और अंग। ठीक इसी प्रकार से च का ले लेंगे, च, ज और य। ठीक इसी प्रकार से ट वर्ग से ले लेंगे, ट, ड और अड़। ठीक इसी प्रकार से त वर्ग से ले लेंगे, त, द, न। इसी प्रकार से प वर्ग से ले लेंगे, प, ब और म। ये कितने वर्ण हो गए आपके? 15 वर्ण। यानी ये कि एक वर्ग से 3 वर्ण, तो 5 वर्गों से कितने हो गए? 15 वर्ण। इसके बाद कौन कौन सा वर्ण आता है? 4 वर्ण, य, र, ल और व। और इसके बाद सभी स्वर। इसके बाद क्या आता है? सभी स्वर, सभी स्वर। तो हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और य, र, ल, व तथा सभी स्वर, यानी कि 15 वर्ण आपके यहाँ तक हो जाते हैं जो वर्गीय व्यंजन। और इसके बाद 4 वर्ण यहाँ से 19 और 11 स्वर। तो कितना हो जाएगा आपका? टोटल वर्ण 30 हो जाता है। कितना हो जाता है? 30। ये 30 वर्ण जो होते हैं ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं क, ग, अगर उसी बीच में ख भी बोलें, जैसे क, ख, जब हम ख बोलते हैं तो देखते हैं हमारे मुख से आवाज जो होती है या हवा का वेग जो होता है वह अधिक मात्रा में निकलता है। लेकिन जब हम क, ग और अंग यानी कि इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से आवाज या कह लीजिए कि हवा कम मात्रा में निकलती है। इसलिए इन वर्णों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? अल्प प्राण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 30 वर्ण। कितने वर्ण? 30 वर्ण। आइए अब देखते हैं हम लोग महाप्राण।
आइए अब हम लोग देखते हैं महाप्राण। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख से अधिक मात्रा में हवा बाहर निकले उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। महाप्राण की परिभाषा देख लेते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु बाहर आती है, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण? महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखिए, अभी अल्प प्राण में आप लोगों ने समझा कि जिसमें कम मात्रा में वायु बाहर निकले वह अल्प प्राण होता है। उसमें वर्गीय व्यंजनों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को लिया गया था। तो अभी जो वर्ण उनसे बचे हैं, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण जो बचा है उसको इसमें लिया जाएगा। तो प्रत्येक वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को लेने पर हम देखेंगे कि जैसे क वर्ग से लेंगे दूसरा ख होगा और चौथा घ होगा। च वर्ग से लेने पर छ होगा और झ होगा। ठीक इसी प्रकार से ट वर्ग से लेने पर दूसरा ठ होगा और चौथा ढ होगा। ठीक इसी प्रकार से त वर्ग से लेने पर दूसरा थ होगा और चौथा ध होगा। ठीक इसी प्रकार से प वर्ग से लेने पर दूसरा फ होगा और चौथा भ होगा। ये हमारे 10 वर्ण जो हो गए वह वर्गीय व्यंजन से हो गए, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। और इसके बाद तीनों स और ह आते हैं। कौन से? तीनों स, यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। तो 10 वर्ण हमारे वो हो गए और 5 वर्ण ये हो गए। 10 वर्ण वो हो गए और 4 वर्ण ये हो गए। तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 14। यानी कि अल्प प्राण में आपने देखा कि 30 थे। अल्प प्राण कितने थे? 30। और इसमें कितने हैं? 14। तो बराबर कितना हो जाएगा? 44। जैसा कि वर्णमाला में आप लोगों ने पढ़ा था कि वर्णों की संख्या जो होती है वह 44 होती है। कितनी होती है? 44। तो आइए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि वाकई इन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख से अधिक मात्रा में वायु बाहर आती है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हाथ को ऐसे करते हैं, ऐसे। अगर हम क का उच्चारण करें मुंह के नज़दीक लाके, जैसे क ख, जैसे क बोलने के बाद हम ख बोलते हैं तो देखते हैं हमारे यहाँ हथेली पर जो हवा का वेग होता है वह अधिक मात्रा में होता है। जैसे क ख, फिर ग घ, यानी कि जैसे हम ख और घ का उच्चारण करते हैं या इन वर्णों का भी उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे मुख से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है। जैसे उच्चारण करेंगे छ, झ, ठ, ढ, अर्थात इसी प्रकार से सभी वर्णों का उच्चारण करने पर हम देखते हैं कि इन वर्णों में हमारे मुख से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है। इसलिए इसे महाप्राण वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? तब तक के लिए नमस्कार।